डेट है आज 15 जून 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन मैन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी एक स्टडी की कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ डॉक्टर ने, उन्होंने पाया हर एक 500 आदमियों में से एक आदमी में एक एक्स्ट्रा एक्स या वाई क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम आप जानते हो सबकी बॉडी में होते हैं 23 पेयर, टोटल 46। 23 पेयर यानी कि 23 जोड़े, टोटल हो गए 46। लेकिन हर एक 500 आदमी में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। और आपको पता है मैन और वुमन में क्रोमोसोम कौन से होते हैं? मैन में एक्स और वाई होते हैं और वुमन में दोनों एक्स एक्स होता है क्रोमोसोम। तो अगर मैन का वाई क्रोमोसोम आता है, वुमन से एक्स आता है, तो लड़का पैदा होता है बॉय, और एक्स आता है मैन से और एक्स आता है वुमन से, तो लड़की पैदा होती है गर्ल। ये आप सबको पता ही होगा, पढ़ा होगा आपने 9th-10th क्लास में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, उसके कुछ रिसर्चर हैं, उनके अकॉर्डिंग ये स्टडी की गई है कि हर एक 500 आदमी में से एक आदमी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, एक्स या वाई। ये क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखाई देता है अगर माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो। इसकी वजह से होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है? अगर किसी आदमी में ये एक्स या वाई क्रोमोसोम ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो उसको बहुत सारी डिसीज़ होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ डिसीज़ बीमारी हो सकती है उसको, या एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी होने के उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या थ्रोम्बोसिस बीमारी उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं बायोलॉजिकल सेक्स। मैन का टिपिकल एक्स और वाई क्रोमोसोम और वुमन के 2 एक्स क्रोमोसोम ही डिफाइन करते हैं। लेकिन कुछ मैन में एक एक्स्ट्रा एक्स या वाई होता है, तो एक्स एक्स वाई या एक्स वाई वाई होता है। लेकिन दोनों में एक ये भी है कि अगर कोई मैन डबल एक्स वाई का है, किसी में एक एक्स एक्स्ट्रा है क्रोमोसोम किसी मैन में, तो ये चांसेस उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ऐसा है कि वो चाइल्डलेस रह सकता है, यानी कि वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहेगा। ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसे रिस्क ज़्यादा हैं कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जिस मैन के पास डबल वाई है क्रोमोसोम, यानी कि एक वाई एक्स्ट्रा है, तो वो नॉर्मली रहता है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन करता है उसकी बॉडी का, और उसका लोअर ब्लड कंसंट्रेशन रहता है टेस्टोस्टेरोन का। जिसके पास एक्स एक्स्ट्रा होता है उसके पास जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, इसी की वजह से बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होती हैं मेल में। तो टेस्टोस्टेरोन कम होता है किसमें? जिसमें एक एक्स्ट्रा होता है। लेकिन जिसमें एक वाई एक्स्ट्रा होता है उसमें नॉर्मल फंक्शन होता है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इंडिया के 16th प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि इस साल 24 जुलाई 2022 को जो अभी प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, श्री रामनाथ कोविंद जी, उनका टर्म ऑफ ऑफिस ख़त्म हो जाएगा, पूरे 5 साल ख़त्म हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन शेड्यूल किया है 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। कौन कराता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक तो ये याद रखना है। दूसरा ये है आर्टिकल 62 के अंदर ये लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि एक्सपायरी टर्म होने से पहले प्रेसिडेंट के जो 5 ईयर हैं ये 24 जुलाई को कंप्लीट हो जाएंगे। तो 24 जुलाई से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए नेक्स्ट प्रेसिडेंट के। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक्सपायरी ऑफ द टर्म, जब टर्म एक्सपायर हो उससे पहले ही ये इलेक्शन नए प्रेसिडेंट के लिए पूरे हो जाने चाहिए। एक बात और याद रखनी है, संविधान में ये भी दिया हुआ है कि ये तो है, देखो जब टर्म पूरी हुई है 5 साल की, लेकिन अगर बीच में वैकेंसी होगी, मान लो प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या रिजाइन कर देते हैं, या कहीं पे कैसे भी कोई बाई चांस मतलब वैकेंट हो गई सीट पहले 2-3 साल में ही, तो उस टाइम पे 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होते हैं, 6 मंथ के अंदर अंदर। और ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए है, याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो गई 2-2.5 साल में, डेथ हो जाती है या रिजाइन कर देते हैं, तो संविधान में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि विदिन 6 मंथ प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के कराने होते हैं, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट के लिए 6 महीने का टाइम नहीं है, यानी कि कभी भी करा सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं दी वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ये बात आपको याद रखनी है।
आर्टिकल 324 ये आर्टिकल दिया हुआ है और कई सारे एक्ट बने हुए हैं, जैसे प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, एक रूल्स बने हुए हैं इस एक्ट के थ्रू ही, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल 1974। इन रूल्स और एक्ट और आर्टिकल 324 से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर मिलती है कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराता है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन की सुप्रिंटेंडेंस की पावर, डायरेक्शन की पावर, कंट्रोल की पावर, सब पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। आर्टिकल 54 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि कौन कौन से मेंबर होंगे, कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए देखो जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा लोकसभा के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर होंगे। ये वर्ड आपको याद रखना, इलेक्टेड। नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, जो राज्यसभा में 12 मेंबर होते हैं नामांकित, नॉमिनेटेड, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ, अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो रहा है, इम्पीचमेंट यानी कि प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया चल रही है संविधान के द्वारा, तो फिर पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। पहले 2 लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते थे एंग्लो इंडियन, लेकिन वो आप सबको पता है, हमने कई बार डिस्कस किया है, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके ये हटा दिए। लोकसभा में अब नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते, सिर्फ राज्यसभा में है। टोटल सीट 543 हैं अब लोकसभा में, और राज्यसभा में कितनी है, 245। 245 में 12 सीट नॉमिनेटेड हैं, यानी कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं नामांकित। वो नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, वोट नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और कौन कौन इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, जो विधानसभा होती है, स्टेट असेंबली की विधानसभा, मतलब स्टेट की विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके इलेक्टेड मेंबर। यहाँ भी देखना, ये वर्ड याद रखना, इलेक्टेड, वहाँ भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली और पुदुचेरी, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों में लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इस दिल्ली और पुदुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है इलेक्टोरल कॉलेज का क्या है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कि वोट कौन कौन लोग देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ये कचरा हो गया है। नेक्स्ट इसमें ये दिया हुआ है कि राज्यसभा के या लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, ना ही असेंबली के पार्टिसिपेट कर सकते। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो तो सिर्फ पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आर्टिकल 55 क्लाउज 3 क्या कहता है, ये बोलता है कि इलेक्शन जो होंगे वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होंगे और बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखो ये क्या होता है, जैसे एक चीज़ और समझो, ये सीक्रेट बैलेट के जरिए होते हैं। याद रखना, अगर ऑप्शन में आ जाए कि ओपन बैलेट के जरिए होते हैं इलेक्शन प्रेसिडेंट के, तो गलत हो जाएगा। सीक्रेट बैलेट कहने का मतलब ये है, ये एक पेपर है, ये बैलेट है, ये पेपर है, इस पे मान लो 4 कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, और 4 कैंडिडेट हैं 1 2 3 4, हम इन्हें नाम दे देते हैं ABCD, ये 4 कैंडिडेट हैं। अब जो भी मेंबर है पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेटिव का, उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो प्रेफरेंस किसको देना चाहे। वो मान लो यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है इस बैलेट पे, ये 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर के नाम लिखे हुए हैं इस बैलेट पेपर पे, A, B, C और D। अब वो किसको प्रेफरेंस देना चाहता है वो प्रेफरेंस देगा। जैसे मान लो वो देना चाहता है B मेंबर, उसे अच्छा लग रहा है, इसे प्रेसिडेंट बनना चाहिए, इसको 1 दे देगा। उसके बाद अगर B भी नहीं बना तो वो कहेगा दूसरे नंबर पे ये बनना चाहिए C, तीसरे पे ये, चौथे पे, ऐसे प्रेफरेंस देगा। तो प्रेफरेंस देगा यानी कि देखो, अगर मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कितनी वोट चाहिए, 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा चाहिए। इसमें जितने भी टोटल वैल्यू ऑफ वोट हैं, टोटल वैल्यू ऑफ वोट उसका 50% से ज़्यादा चाहिए। लगभग उसका कैलकुलेशन होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट अपॉन में प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट के मतलब वैकेंसी कितनी है +1, और इसमें +1 कर देते हैं,
यानी कि आप मोटा मोटा ये समझ लो 50% से ज़्यादा टोटल वैल्यू ऑफ वोट से ज़्यादा चाहिए। और टोटल वैल्यू ऑफ वोट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो वोट की वैल्यू होती है ना अलग अलग होती है। क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेट असेंबली के मेंबर भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इलेक्टेड मेंबर स्टेट असेंबली के। हर एक स्टेट में असेंबली के मेंबर की जो एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट होती है, यानी कि वैल्यू होती है इसके वोट की, वो अलग अलग होती है। और ये निर्धारित होती है किस पे होती है निर्धारित, ये डिटरमाइन होती है वहाँ की पॉपुलेशन पे, उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। अब बताओ, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उस एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, यूपी की, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा तो वहाँ के एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट ज़्यादा होगी। और सबसे कम सिक्किम की, वहाँ की पॉपुलेशन कम है तो सिक्किम की होगी। तो इसलिए यहाँ पे, और याद रखना हर एक एमपी की, जो पार्लियामेंट में एमपी है उसकी वैल्यू ऑफ वोट पूरे इंडिया में हर एक एमपी की वैल्यू ऑफ वोट बराबर होती है, इक्वल। तो ये वैल्यू ऑफ वोट पे निकालते हैं। टोटल 50% से ज़्यादा वैल्यू ऑफ वोट जिसको मिल जाएगी उसको। अब वो बैलेट कहाँ गया, ये वाला बैलेट। अब मान लो बी कैंडिडेट ऐसा है कि उसने फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हुई, और सीक्रेट बैलेट क्यों बोलते हैं ये भी समझ लो पहले। सीक्रेट बैलेट इसलिए क्योंकि इसको सीक्रेटली करते हैं, कोई दिखा के इसे नहीं डालता डिब्बे में, इसको सीक्रेटली छुपा के डालते हैं सब। तो सीक्रेट बैलेट के जरिए हो गई। अब मान लो वोटिंग की काउंटिंग हुई, देखा गया कि जो 1 प्रेफरेंस मिली है, 1, ये तो एक बंदे ने दिए ना, कोई ऐसा भी होगा जिसने ए को 1 प्रेफरेंस दी है, कोई ऐसा भी होगा जिसने सी को 1 प्रेफरेंस दी है, कोई ऐसा भी होगा जिसने डी को 1 प्रेफरेंस दी है। अब जब मान लो ऐसा देखा गया कि जो सी वाला बंदा है, सी वाला बंदा, इसको सबसे ज़्यादा मिली है 1 प्रेफरेंस, लेकिन ये टोटल जो 50% से ज़्यादा वैल्यू ऑफ वोट हासिल नहीं कर पाया, इसने केवल मान लो 45 वैल्यू ऑफ वोट मिली है। तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि जो लास्ट वाला जो 4 पे आता है ना, 4 प्रेफरेंस मिली है, 4 प्रेफरेंस, उसे हटा देंगे। या फिर जो दूसरे अब देखेंगे सी को सेकंड नंबर की प्रेफरेंस किसको ज़्यादा मिली है। मान लो यहाँ पे देखा गया ए बी सी डी 4 कैंडिडेट खड़े हुए थे। सी को टोटल वैल्यू ऑफ वोट मिली 45%, बी को मिली मान लो 30%, इसको मिली मान लो ये जो वैल्यू ऑफ वोट ए को मिली यहाँ पे मान लो 10%, और इसको मिली बाकी की जितनी बची, कितनी बची लगभग ये 15% के लगभग इसको मिली। लेकिन अब सेकंड प्रेफरेंस जिसको मिली, सेकंड प्रेफरेंस देखा गया, सेकंड प्रेफरेंस बी को ज़्यादा मिली, बी को मिली 25%, और सी को मिली केवल 2% लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस दी। तो 2% इसका 47 ही होगा, और 25% 30% में जुड़ जाएगा तो ये 55% हो जाएगा। अब ये देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस तो सी को ज़्यादा मिली थी, लेकिन सी जीत नहीं पाया ना, क्योंकि 50% से ज़्यादा टोटल वैल्यू ऑफ वोट थी नहीं। अब बी को मिली है ज़्यादा वोट सेकंड प्रेफरेंस में, तो टोटल 1 और सेकंड प्रेफरेंस को मिला के बी को ज़्यादा मिली है, इसलिए बी को 50% से ज़्यादा टोटल वैल्यू ऑफ वोट मिल गई, तो बी इलेक्टेड हो जाएगा प्रेसिडेंट, बी प्रेसिडेंट बन जाएगा। इसलिए इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही बार प्रेफरेंस दे दी और यही ट्रांसफर होता रहेगा। ये एक इलेक्टेड नहीं हुआ तो दूसरा बंदा होगा इलेक्टेड, तीसरे राउंड में होगा, चौथे राउंड में होगा, प्रेफरेंस देखते रहते हैं, जिसकी प्रेफरेंस ज़्यादा रही उसी को इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। और वोट्स का देखो, ये जो वेटेज है पॉपुलेशन के आधार पे हर एक स्टेट की, वो वैल्यू ऑफ वोट 1971 की जो सेंसस थी, जनगणना हुई थी, उसके आधार पे वैल्यू ऑफ वोट निकाली जाती है एमएलए एमपी की पॉपुलेशन के आधार पे, 1971 की सेंसस के आधार पे। ये आपको याद रखना है। इसमें कई चीज़ और हैं। अगर मान लो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, लेकिन ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई धांधलेबाजी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है उसका, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन के डिस्प्यूट का केस सुन सकता है, विवाद का केस सुन सकता है, और किसी भी कोर्ट के पास पावर नहीं होती है। एक बात यह है कि प्रेसिडेंट का मान लो कोई डिसीजन ले लिया, यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। नल एंड वॉइड का मतलब कैंसल, रद्द कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और प्रेसिडेंट को इलेक्ट हुए 1 महीने हो गए थे, 1 महीने में इसने डिसीजन लिए। अब जो इसने डिसीजन लिए थे ना प्रेसिडेंट बन के, वो डिसीजन कैंसिल नहीं होंगे, वो डिसीजन चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर 1 महीने के बाद प्रेसिडेंट ने कहा कि इलेक्शन नल एंड वॉइड है, तो प्रेसिडेंट की
जो प्रेसिडेंट बने थे वो कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा से इलेक्शन होगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए। ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो पावर लेती है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। ये डेट भी, ये ईयर भी आपको याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कब बना है सेंट्रल ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। इसको 2019 में अमेंडमेंट किया गया था, तो इसे नया बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इससे पावर लेती है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसने अभी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और ये अथॉरिटी किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उसके अंदर ये काम करती है। इसने जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होती हैं उसके लिए गाइडलाइंस दी हैं। इंडोर्समेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड इंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022, ये नाम रखा है गाइडलाइंस का, यानी कि रूल्स जारी किए हैं, नियम जारी किए हैं। मिसलीडिंग का मतलब आप समझते हो कि गलत एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा टीवी पे बहुत सारी गलत एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रोडक्ट में। बहुत बार ऐसे दिखाए जाते हैं कि तेल की, मान लो आती है, देखा होगा आपने, चमत्कारी तेल, इसे लगाओ जिसके सर पे बाल उड़ गए हैं, लगाते ही बाल आ जाएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होती है, इनके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। बहुत बार आपने देखा होगा जो मैकडी होता है, मैकडोनल्ड, उस पर जो पिज़्ज़ा छपा होता है, पिज़्ज़े का तस्वीर कुछ ऐसी होती है, लेकिन रियलिटी में जब पिज़्ज़ा आप लेने जाते हो तो कुछ ऐसा होता है। अब देखो इसमें और इसमें कितना अंतर है ना, इन रियलिटी में। तो ये जो मिसलीड किया जाता है, इनको रोकने के लिए, ताकि कंज्यूमर है, कंज्यूमर का जो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, राइट टू चूज है, राइट टू बी सेफ गार्ड अगेंस्ट पोटेंशियली अनसेफ प्रोडक्ट और सर्विसेज है, इसको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। इसलिए अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको फाइन भी देना पड़ेगा, सजा भी हो सकती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, इसके सेक्शन 18 से पावर ले रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और ये देखो सेक्शन 2 सब क्लाउज 28 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। इसके अंडर डिफाइन किया गया जाए ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को, कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या क्या है। प्रेजेंट जो गाइडलाइंस हैं एडवर्टीजमेंट को इन कैटेगरी में बांटती हैं: बेट एडवर्टीजमेंट, सरेगोट एडवर्टीजमेंट, या फिर फ्री एडवर्टीजमेंट, या एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसको। ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसने कहा है कि अगर कोई एक बार गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उस पर 10 लाख का फाइन लगा सकते हैं। अगर दूसरी बार करता है तो फिर 50 लाख तक का फाइन लगेगा उस पर, और उसे सज़ा कितने साल की हो सकती है? पहली बार में 1 साल तक की, अगर दोबारा वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देगा तो 3 साल तक की सज़ा उसे हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है टर्बन डे एक्ट। टर्बन डे एक्ट ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये एक्ट पास किया है कनाडा ने। कनाडा में ये मनीटोबा है, वहाँ उसने ये एक्ट इनेक्ट किया है। मनीटोबा एक प्रोविंस है, स्टेट है कनाडा में। 13 अप्रैल को हर साल टर्बन डे सेलिब्रेट किया जाएगा कनाडा में, इस प्रोविंस में, मनीटोबा प्रोविंस में इसने रिकॉग्नाइज किया है। और इसके वजह से टर्बन डे जो ये सेलिब्रेट किया जाएगा 13 अप्रैल को, इसकी वजह से कनाडा की डाइवर्सिटी, मल्टीकल्चरलिज्म का पार्ट ही होगा ये, यानी कि वहाँ की जो विविधता है, लोग डिफरेंट कल्चर के जो लोग रहते हैं उनको, संस्कृति को संजो के रखेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान देगा। 13 अप्रैल को ही क्यों चुना गया है कि टर्बन डे मनाया जाएगा 13 अप्रैल को ही हर साल? क्योंकि 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन होता है, या वैसाखी या बैसाखी बोलते हैं। हर साल 13 या 14 अप्रैल को बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है। और क्यों की जाती है? क्योंकि 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ को इस डे पे 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ को बनाया था, शुरू किया था। और खालसा पंथ क्या थी? खालसा पंथ एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, ये समझ लो, जो मुगलों से लड़ाई लड़ने के लिए क्रिएट की गई थी। तो इस डे पे ही ये खालसा पंथ आनंदपुर साहिब, जो गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, वहाँ पे क्रिएट की गई थी। और इसी डे के उपलक्ष्य में बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है। और इसी डे पे 13 अप्रैल को टर्बन डे सेलिब्रेट किया जाएगा कनाडा के इस मनीटोबा स्टेट में, प्रोविंस में। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 33 क्लाउज 7 ऑफ आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि कानून। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है, जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को कहा कि आप देखो, जो अभी
परमिशन है कि एक कैंडिडेट 2 सीट से इलेक्शन लड़ सकता है साथ साथ साइमल्टेनियसली, उसको लिमिट किया जाए और एक कैंडिडेट सिर्फ एक सीट से ही इलेक्शन लड़ सके एक बार में। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है लॉ मिनिस्ट्री को। ये पावर किसके पास है इसके रिगार्ड में? देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी हुई है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए कानून बना सकती है। इसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने कई सारे लॉ बनाए हैं। कौन कौन से लॉ हैं? एक तो है देखो आरपी एक्ट 1950 और 1951, दूसरा एक है डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952। जो आरपी एक्ट है 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसका सेक्शन 33 क्लाउज 7 ये कहता है कि अभी जैसे मान लो एमपी के इलेक्शन हुए हैं या किसी स्टेट में एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं, तो एक ही बंदा 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। 2 कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब समझ रहे हो ना आप? जैसे इंडिया है, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, 2 डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, आधे डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है। पॉपुलेशन के आधार पे कॉन्स्टिट्यूंसी को बांटा जाता है। ये समझ लो एरिया जिस एक एरिया से एक एमएलए होगा या जिस एक एरिया से एक एमपी होगा, उसको एमपी की या एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक से लड़ रहा है कोई एमएलए इलेक्शन, तो उसी स्टेट में दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी लड़ सकता है, 2 से लगातार लड़ सकता है। इसलिए ये कहा है कि एक से लड़ा जाए सिर्फ, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और देखो इससे पहले 1996 से पहले तो कितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकता था, कोई उस पर रोक नहीं थी। चाहे तो जैसे एमपी के इलेक्शन हो रहे हैं, एक कैंडिडेट 545 सीट पे यानी कि 543 सीट पे लड़ना चाहे तो लड़ सकता था, लेकिन ये लिमिट लगाई 2 की, सिर्फ 2 से लड़ सकता है एक कैंडिडेट। कब लगाई? 1996 में। इससे पहले तो सोचो कितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ सकता था। अब एक ना एक कॉन्स्टिट्यूंसी से तो जीतेगा ही जीतेगा, उसे रहेगी उम्मीद, है कि नहीं? जैसे आपने देखा होगा 2019 के इलेक्शन में, जो 2014 के और 19 के इलेक्शन में, ये 19 के में तो खास करी कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा। एक गुजरात में वडोदरा से और एक वाराणसी यूपी में, 2 से इलेक्शन लड़ा। अब दोनों से जीत गए वो। अब दोनों से जीत गए, एक सीट तो उन्हें खाली करनी पड़ेगी ना। उन्होंने वडोदरा की सीट छोड़ दी, अब ये तो खाली होगी, इस पर दोबारा से बाई इलेक्शन होंगे। बाई इलेक्शन का मतलब दोबारा से इलेक्शन होंगे इस पर। ये बाई इलेक्शन को BYE से भी लिखते हैं और BY से भी लिख सकते हैं, इस पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बाई इलेक्शन का मतलब दोबारा से कोई कंस्टिट्यूंसी खाली रह गई, एमपी के इलेक्शन हुए वो खाली रह गई, किसी ने सीट छोड़ दिया, वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो पाए, तो वो बाई इलेक्शन। तो ये अब यहाँ पे तो दोबारा से खर्चा होगा ना, जो खर्चा हुआ इलेक्शन का, इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि एक कैंडिडेट एक से लड़े। ये सेक्शन 70 है, जो सेक्शन 70 लगाता है रोक कि लोकसभा या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का विधानसभा का इलेक्शन है तो एक कैंडिडेट 2 सीट से लड़ सकता है। अभी ये सेक्शन बार लगाता है, यानी कि रोक लगाता है। तो कैंडिडेट जो लड़ता है एक सीट से, मान लो एक सीट से ज़्यादा लड़ता है, तो क्यों उस पर रोक लगानी चाहिए? रोक इसलिए, पहला हमने डिस्कस किया कि अगर वो दोनों सीट से जीत जाता है तो एक सीट खाली करनी पड़ती है उसे, वहाँ पे फिर बाई इलेक्शन कराने पड़ते हैं, तो फिर वो एक तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर आएगा, दोबारा से खर्चा आएगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उठाएगा। दूसरा ये कि देखो जो डेमोक्रेसी है, उसका डेमोक्रेसी का मतलब है 1 पर्सन 1 वोट 1 कैंडिडेट है, तो एक वोट का ये अधिकार हो हर एक आदमी के पास। लेकिन ये इस जो डिक्टम है डेमोक्रेसी का 1 पर्सन 1 वोट 1 कैंडिडेट, इसको ये देखो, ये इसको वॉयलेट करता है, उल्लंघन करता है इसका। क्योंकि देखो एक कैंडिडेट के लिए 2 जगह से वोट की जा रही हैं, तो डेमोक्रेसी का एक तरह से इस डिक्टम का उल्लंघन हो गया, वॉयलेशन हो गया। दूसरा खर्चा, एक्सपेंडिचर, 2 इसके रीजन बताए हैं, तो इनजस्टिस है ये वोटर के लिए भी। वोटर के लिए कैसे? मान लो वडोदरा से प्रधानमंत्री जी ने सीट छोड़ी, अब उन्होंने तो भाई साहब ये बड़ी उम्मीद से प्रधानमंत्री जी को वोट की, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रधानमंत्री जी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। उनके साथ तो धोखा हो गया ना वोटर के साथ। अब दोबारा से बाई इलेक्शन होंगे, दूसरा कैंडिडेट खड़ा होगा, दोबारा से वो वोट करेंगे। अल्टरनेटिव सजेशन क्या दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि क्या रास्ता होना चाहिए अगर 2 कैंडिडेट, मतलब एक कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से ना लड़े तो क्या होना चाहिए? देखो अगर या तो एक से लड़े, अगर 2 से ही रहे तो ऐसा होना चाहिए कि जब वो एक सीट को छोड़े, अगर दोनों सीट पे जीत गया वो कैंडिडेट और एक सीट को वैकेट करे, खाली करे, तो वहाँ पे दोबारा से बाई इलेक्शन होंगे। तो बाई इलेक्शन होंगे, जितना खर्चा बाई इलेक्शन का आएगा वो कैंडिडेट देगा। अगर विधानसभा के इलेक्शन के लिए है तो 5 लाख रुपए देगा, अगर एमपी के इलेक्शन के लिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए, तो फिर 10 लाख रुपए वो कैंडिडेट देगा इलेक्शन कराने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में।
सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने भी दिसंबर 2017 में नोटिस जारी किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और सेंट्रल को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये कैंडिडेट है उनको सिर्फ एक सीट से ही लड़ना चाहिए, वरना ये ड्रेन ऑन द एक्सचेकर होगा, यानी कि पब्लिक का पैसा है वो वेस्टेज होगा। पब्लिक का पैसा वेस्टेज करने की बात है अगर आप 2 कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते हो तो। और इसके लिए जो सेक्शन 33 क्लाउज 7 है इसको भी चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल के। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 रिपोर्ट। ये प्रीलिम और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 के लिए मेनली। सेकेंड एडिशन आया इसका, यानी कि दूसरी बार ये रिपोर्ट जारी की गई है 2021 में। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, जैसा इसके नाम में लिखा है ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी, असेसमेंट मतलब मूल्यांकन, यानी कि जो सर्विस डिलीवरी सर्विस दी जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे किसी का आधार कार्ड बनवाना है, किसी का वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, किसी का लाइसेंस बनवाना है, किसी का राशन कार्ड बनवाना है, किसी का और कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं या कुछ सर्विस प्रोवाइड की जाती है वेलफेयर पुअर पीपल को, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस डिलीवरी है जो, इसकी असेसमेंट मूल्यांकन करती है ये रिपोर्ट। कौन से स्टेट में अच्छे से डिलीवरी हुई है ये ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी, इसका मूल्यांकन करती है, असेसमेंट करती है। तो ये कौन जारी करता है इसको? देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस, इस डिपार्टमेंट ने इसको 2019 में बनाया था। तो ये दूसरी बार रिलीज हुई है। दूसरी बार इसलिए हुई है क्योंकि ये बाईएनियल स्टडी है। बाईएनियल का मतलब वंस इन ए 2 ईयर, 2 साल में एक बार रिलीज होती है। स्टेट या यूनियन टेरिटरी सबकी सेंट्रल मिनिस्ट्री या उनकी ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी की इफेक्टिवनेस क्या है इसका मूल्यांकन करती है ये। क्राइटेरिया क्या क्या है इसमें? 2021 में इसने क्राइटेरिया रखे हैं फाइनेंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लोकल गवर्नेंस, यूटिलिटी सर्विस, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंट, टूरिज्म सेक्टर। इन पे देखती है कि कौन से स्टेट में इनकी डिलीवरी अच्छे से की गई है लोगों को। और असेसमेंट इसमें 56 मैंडेटरी सर्विस जो हर एक स्टेट या यूटीज़ प्रोवाइड करता है उनकी असेसमेंट करती है। 27 सर्विस जो सेंट्रल मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती हैं उन पे फोकस रखती है। परफॉर्मेंस क्या रही है, किस स्टेट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है? नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, हिली स्टेट्स या नॉर्थ ईस्ट के, उनमें मेघालय और नागालैंड, ये इन्होंने ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस पे मेघालय नागालैंड ने नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। 90% से ज़्यादा असेसमेंट पैरामीटर पे ये खरे उतरे हैं। यूनियन टेरिटरी में देखें तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट रैंक रहा है, और रिमेनिंग स्टेट में देखें तो केरल रहा है नंबर 1 पे। और ओवरऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी को देखें तो केरल रहा है नंबर 1 पे। वो तो सिर्फ देखो मेघालय और नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट जो पहाड़ी स्टेट हैं उनमें रहे हैं ये नंबर 1। अगर ओवरऑल सारे स्टेट की रैंकिंग देखें तो केरल नंबर 1 पे रहा है। रैंकिंग जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की है उसमें कौन नंबर 1 पे रहा है? सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में होम अफेयर रही है, दूसरे पे रूरल डेवलपमेंट, फिर एजुकेशन, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रही है, ये मिनिस्ट्री रही है। जो मिनिस्ट्री का पोर्टल है होम अफेयर का, वो ओवरऑल इन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है। सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, डिजिटल पुलिस पोर्टल, भविष्य पोर्टल, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है सर्विस डिलीवरी में इस मिनिस्ट्री के पोर्टल ने। पोर्टल का मतलब वेबसाइट है ये। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज वेब 5.0। ये प्रीलिम्स के लिए और जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, वेब 3.0 के बारे में यूपीएससी प्रीलिम ने इस बार क्वेश्चन पूछा था, और वेब 5.0 अभी अनाउंस किया, घोषणा की है किसने? ट्विटर के जो मालिक हैं अभी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फॉर्मर, अभी तो नहीं है, फॉर्मर थे ट्विटर के। ट्विटर को बनाया भी था जैक डॉर्सी ने, और भी 2-3 लोग शामिल थे ट्विटर को जो बनाया था। ट्विटर तो आप जानते हैं ना, सोशल मीडिया साइट है, आप भी अकाउंट बन के सोशल मीडिया पे फ़ोटो या कोई कविता या कुछ लाइन पोस्ट कर सकते हो। तो ट्विटर के फाउंडर हैं ये जैक डॉर्सी, और फॉर्मर सीईओ थे। अब तो आपको पता है एलोन मस्क ने खरीद लिया है इसको। एलोन मस्क ही है ना जिसने खरीदा है, वो ये शायद उसने ख़रीदा है, अमेरिका का ही आदमी है और ये भी अमेरिका के ही हैं। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म होगा और जिसका नाम होगा वेब 5.0। इसकी जो टारगेट है वो है कि ऑनरशिप ऑफ डेटा और आइडेंटिटी की ऑनरशिप इंडिविजुअल के पास होगी। यानी कि जो आप डेटा, जैसे मान लो कहीं पे आपने इंटरनेट पे साइट पे अपना अकाउंट बनाया, तो अभी क्या है, आपके डेटा को एक्सेस कर सकती है वो साइट, अभी ओनरशिप आपके पास नहीं है। लेकिन जब ये 5.0 आ जाएगा, वेब 5.0, तो उस पर आपका डेटा की ओनरशिप मालिक आप होगे, आइडेंटिटी की ओनरशिप आप होगे, लॉक लगा सकते हो, कोई आपका डेटा एक्सेस नहीं कर सकता।
ये जो वेब पॉइंट 1.0 है, वेब 1.0, वेब 2.0 और 3.0, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब समझते हैं। वेब 1.0 का मतलब है रीड ओनली वेब, यानी कि आप सिर्फ, जब वेब 1.0 था तो आप सिर्फ इंटरनेट पे खोलते तो सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ सकते थे, रीड कर सकते थे। वेब 2.0 आया उसके बाद, फिर इसमें पार्टिसिपेटिव सोशल वेब हो गया। रीड के साथ साथ आप भागीदारी भी दे सकते थे, यूजर, जैसे आप पोस्ट कर देते हो फेसबुक पे, तो ये वेब पॉइंट 2.0 आया। वेब पॉइंट 3.0 का मतलब है रीड राइट और एग्जीक्यूटिव वेब, यानी कि आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो और एग्जीक्यूट भी कर सकते हो वेब को, यानी कि आप अपना अकाउंट बना के कुछ डेटा फीड करना हो, जैसे आप विकीपीडिया पे कोई भी बंदा एडिट करके इन्फॉर्मेशन डाल सकता है। ये जो वेब 1.0 है, ये सिर्फ रीडिंग और गेटिंग इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है, कि आप रीड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जब वेब पॉइंट 2.0 आया, वेब 2.0 आया, यानी कि सेकंड फेस इसका, सेकंड जनरेशन, इसमें रीडिंग भी कर सकते थे, राइट भी और क्रिएट भी, जैसे विकीपीडिया पे क्रिएट कर सकते हो आप, तो कोई भी यूज़र सोशल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकता था, फेसबुक वगैरह पे ज्वाइन कर सकता है, या पहले ऑरकुट नाम की एक साइट हुआ करती थी, इन पे ज्वाइन करके क्रिएट भी कर सकते थे। वेब 3.0 में रीडिंग, राइटिंग और ऑनिंग, यानी कि रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं, कुछ डेटा ऑन भी कर सकते हैं, यानी कि मालिक हो सकते हैं कुछ डेटा के। तो ये जो बिल्डर है या क्रिएटर है, ये अपना कोई ऑन कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे NFT, नॉन फंजिबल टोकन हो गया और टोकन हो गए, ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। इनमें डिफरेंस जानना है तो देखो आप, ये वाला जो है, ये वाला क्या है, मैं एक सेकंड, ये वाला जो देख रहे हो आप चार्ट, इसमें डिफरेंस देख सकते हो। वेब 1.0 का मतलब ये स्टैटिक पेज होता है, सिर्फ कुछ कंटेंट होता है यूज़र के लिए, और इसमें सारा का सारा ओनरशिप वेबसाइट का क्रिएटर होता है। जैसे जिसकी वेबसाइट है, जैसे यूपीएससी की वेबसाइट है, उस पर सिर्फ 1.0 एक्सेस कर सकते हो आप, है कि नहीं, उस पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप। वेबसाइट जो है इसमें क्रिएट की जाती हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए, यानी कि जो यूपीएससी की साइट है सिर्फ 1.0 पे काम कर रही है, ये समझ लो। वेब 2.0 का मतलब ये है डायनेमिक पेज, उसमें क्या था, स्टैटिक पेज, यानी कि स्थिर था, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। इसमें क्या है, इसमें कंटेंट कस्टमाइज किया जा रहा है पर यूज़र की नीड के द्वारा, यूज़र को नीड किसकी है उसके हिसाब से कंटेंट को कस्टमाइज किया जा रहा है, यूज़र की ज़रूरत के हिसाब से। और ये इंटरेक्टिव होता है, लोगों को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, जैसे फेसबुक आ गया, इसमें एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं लोग। और इसमें देखो वीडियो स्ट्रीमिंग भी होती है, जैसे फेसबुक पे वीडियो देख सकते हो आप, इस तरह से। वेब 3.0 में क्या है, इसमें देखो कोई ऑनरशिप नहीं होती किसी की, यानी कि जैसे उसमें मालिक थे, वेब 1.0 2.0 में वेबसाइट जिसने बनाई थी वो मालिक थे, जैसे यूपीएससी का गवर्नमेंट मालिक है, ऐसे मालिक थे। यूपीएससी की साइट का गवर्नमेंट मालिक है, google.com का मालिक है गूगल वाले, या इस पर कोई ऑनरशिप नहीं होती, कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इस पर, यानी कि सब मालिक होते हैं, कलेक्टिवली ओन बाई यूजर। ये जो वेब पॉइंट 3.0, वेब 3.0। और देखो इस साल यूपीएससी ने पेपर पूछा था, उसमें भी यही स्टेटमेंट दी थी कि इसमें जो यूजर हैं वो कलेक्टिवली ओनर होते हैं, वो बिल्कुल सही था इसमें जैसा लिखा है। तो ओनरशिप कंटेंट की नहीं होती किसी के पास भी, सब कलेक्टिवली जो यूजर हैं वो कलेक्टिवली ओन करते हैं, इसको मालिक होते हैं। इसमें देखो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनको यूटिलाइज किया जा सकता है वेब 3.0 में। जो कंटेंट है उसको मल्टीपल एप्लीकेशन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, ये है वेब 3.0। अब बात आती है वेब 5.0 की, बीच में वेब 4.0 मिसिंग हो गया, उसकी भाई साहब अभी तक कुछ नहीं आया है, डायरेक्ट वेब 3.0 के बाद वेब 3.5 आया है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसे ऊपर कर देते हैं जहाँ पे रखा था। अब वेब 5.0 में क्या है एक्स्ट्रा, देखो इसे मिटा लेता हूँ पहले मैं। जो वेब 5.0 है ये डेवलप किया है किसने ने, जैक डोरसे ने। जैक डोरसे की एक कंपनी है, ये समझ लो, बिटकॉइन बिजनेस यूनिट, द ब्लॉक हेड, बिटकॉइन बिजनेस यूनिट का नाम है द ब्लॉक हेड, इसने क्रिएट किया है वेब 5.0। सिंपली वेब 5.0 वेब 2.0 और वेब 3.0 का ही मिक्सचर है। इसमें डेटा को कंट्रोल भी किया जा सकता है इंटरनेट पे, अपनी आइडेंटिटी को ऑन भी किया जा सकता है, मालिक हो सकता है। दोनों वेब 3.0 और वेब 5.0 जो हैं ये इंटरनेट पे बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी सेंसरशिप की थ्रेट के, यानी कि कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता इंटरनेट पे आपके इंफॉर्मेशन पे, इसके बिना एक्सेस किया जा सकता है वेब को, यानी कि एक बिग टेक्नोलॉजी होगी ये, और विदाउट किसी फियर के इस पे काम किया जा सकता है वेब 5.0 पे और 3.0 पे। यही टॉपिक थे आज के।